अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस हौलनाक कहानी को शुरू करते हैं। वो दोहरे कत्ल की एक लर्जा खेज वारदात थी। इत्तला मिलते ही मैं जाए वक़्वा पर पहुंच गया। लाशों को देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ और जहन में सबसे पहले तासुर यही पैदा हुआ, इन बेचारों को कत्ल करने की ज़रूरत ही क्या थी। वो एक बूढ़े और एक बुढ़िया की लाशें थीं। मर्द की उम्र 65 के करीब होगी, औरत भी कमोबेश 60 साल की थी। मुझे बताया गया था कि रिश्ते में वो दोनों मियाँ बीवी थे। इस घर में वो साल हा साल से तन्हा रह रहे थे। इनकी लाशें घर के सहन में बिछी 2 चारपाइयों पर पाई गई थीं। वो मौसम गर्मा के दिन थे। अगलब इम्कान यही था कि वो दोनों रात को सहन में चारपाइयाँ डालकर सोए होंगे और फिर किसी वक्त हालत नींद में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। दोनों को बड़ी बेदर्दी से गर्दनें काटकर जिंदगी की कैद से आज़ाद किया गया था। वो जो जिंदगी तकरीबन गुजार चुके थे और अपनी तबाही उम्र की आखिरी मनाजिल तय कर रहे थे, इन्हें इस सफ़ाकी से फना के घाट उतार देना जहन को उलझाता था और ये उलझन किसी शदीद तरीन नफरत की जानिब इशारा करती थी, वरना वो ऐसे किरदार नहीं थे जिन्हें इस इबरतनाक अंजाम से दोचार किया जाता। मैंने बड़ी तवज्जो और बारीक बीनी से दोनों मियाँ बीवी की लाशों का माहिराना जायज़ा लिया। गर्दन कटने से किसी इंसान को जो तकलीफ़ हो सकती है और उसका जिस्म इसके रद्द अमल में जो हरकत करता है, वो तमाम तर आसार दोनों की चारपाइयों पर बड़े वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। चारपाइयों पर बिछी चादरें और इनके लिबास खून आलूद थे। इन मियाँ बीवी ने ज़िंदगी से मौत की जानिब सफ़र करते हुए जो अज़ियत सही, वो मुझसे छुपी न रह सकी। इस गांव में आसपास कहीं भी बदनसीब मियाँ बीवी का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, लिहाजा मैंने लाशों के ज़रूरी मुआयने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उन्हें सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया। इस बूढ़े मकतूल का नाम खिज़र अली और इसकी बीवी का नाम सलीमा मालूम हुआ। वो इस छोटे से कच्चे घर में अकेले ही रहते थे। खिज़र अली के पास 4 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। जब तक इसके जिस्म में तवानाई और हिम्मत मौजूद थी, वो इस 4 एकड़ ज़मीन पर खुद ही काश्तकारी किया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जिस्मानी कारकर्दगी का गिराव गिरने लगा तो इसने अपनी मदद के लिए खेत मजदूरों से उजरत पर काम लेना शुरू कर दिया। ताहम एक निगरां की हैसियत से वो बनफ्से नफीस खेतों में मौजूद रहता था और वहाँ काम करने वालों को मुख्तलिफ नौइयत की हिदायत भी देता रहता था। 4 एकड़ ज़मीन की काश्त से दोनों मियाँ बीवी की तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाया करती थीं। किसी भी शे के लिए इन्हें किसी की तरफ नहीं देखना पड़ता था, बल्कि वो इस पोजीशन में थे कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते थे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि कुदरत ने इन्हें देने वाला हाथ अता किया था, लेने वाला नहीं। और अब ये मिसाली ज़ईफ़ जोड़ा इस दारे फ़ानी से कूच कर गया था। मौत जिनकी दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी को छूने से गुरेज़ा थी। किसी शकीउल कल्ब के दस्ते सितम ने इन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला था। पता नहीं इस नामुराद कातिल को इनसे क्या दुश्मनी थी। मैंने घूम फिर कर जाए वक़ुआ का भी जायज़ा लिया। वो कच्चा घर 3 कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। अगबी हिस्से में वाक़े 2 कमरों में से एक कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, जहाँ साल भर के हर नौइयत के अनाज का वाफिर स्टॉक मौजूद और महफूज था। अलावा इज़ी ऐसा सामान भरा हुआ था जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आता, बल्कि इन अशिया की ज़रूरत कभी कभार ही पड़ती है। दूसरा कमरा जो स्टोर रूम के पहलू से जुड़ा हुआ था, इसकी सेटिंग बताती थी कि वो उन्होंने अपनी रिहाइश यानी आराम व क़याम के लिए मख्तस कर रखा था। मैंने इस कमरे और वहाँ मौजूद सामान का बड़ी तवज्जो से जायज़ा लिया ताकि ये पता चलाया जा सके कि कहीं वो चोरी वगैरह की वारदात तो नहीं थी। हालांकि इस बात के इम्कानात न होने के बराबर थे। अगर ये महज चोरी की वारदात होती तो भी इस ज़ईफ़ जोड़े को कत्ल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। अगर मकतूलीन ने चोरों की राह में कोई मज़ाहमत पेश की होती और ये सोचा जाता कि चोरों ने अपने बचाव में इनकी जान ली है, मगर ऐसे शवाहिद और आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कमरे में
बल्कि इस घर में मौजूद किसी भी शय को हाथ तक नहीं लगाया गया था। इन दोनों की लाशें शहर में बिछी चारपाइयों पर इस हालत में पड़ी मिली थी कि ये वाज़ेह हो जाता था कातिल सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए वहां आया था और संगदिली का अजीम शान मुजाहरा करके खामोशी से वापस चला गया था। इन दोनों मियाँ बीवी का ऐसा खतरनाक दुश्मन कौन हो सकता है? मैं इस पुरस्कार सवाल को जहन में लिए घर के तीसरे कमरे की सिमत बढ़ गया। मज़कूरा कमरा घर के सामने वाले हिस्से में एक कोने में वाक़ था। दूसरे दोनों कमरों की बनिस्बत इसकी छत खासी नीची थी। इस कमरे में ज़राअत से मुतालिक आलात भरे हुए थे या फिर खुश्क चारे का स्टॉक था, और ये चारा इस भैंस के लिए था जो सहन में एक दरख्त के नीचे बंधी दिखाई दे रही थी। मैं इस भैंस के पास आकर खड़ा हो गया। भूरे रंग की वो भैंस बड़ी अफसरदा बैठी थी और गाहे बगाहे निगाह उठाकर इन चारपाइयों की तरफ देख लेती थी जहाँ से थोड़ी देर पहले इसके मालकान की लाशें उठाई गई थीं। इसे इन दोनों बूढ़ों की अलमनाक मौत का बड़ा दुख था। ऐन मुमकिन था गुज़िश्ता रात उसने अपनी आंखों से इन्हें कत्ल होते देखा हो। अगर वाकई ऐसा था तो मैं इस भूरी भैंस के दर्द को समझ सकता था। उसने एक आध मरतबा बड़े मायना खेज अंदाज में मेरी तरफ भी देखा और पता नहीं मुझे क्यों ये महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मुझे कुछ बताना चाह रही हो। अगर मेरा एहसास गलत नहीं था तो फिर वो यकीनन मुझे इस ज़ईफ़ जोड़े के कातिल के बारे में कुछ बताना चाह रही होगी। इन लम्हात में मैंने बड़ी शिद्दत से सोचा, काश ये जानवर बोलने की सलाहियत रखते। पूरे घर के तफसीली मुआयने के बाद भी आला कत्ल कहीं नहीं मिला था और न ही इसके हवाले से कोई सुराग नज़र आया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इन मियाँ बीवी को किसी तेज़ धार छुरी या खंजर से कत्ल किया गया था। इनकी शहरगें बड़ी बेदर्दी से कटी हुई मिली थीं। इस कार्रवाई के दौरान में लगभग 2 घंटे गुजर गए थे और अब चारों तरफ सूरज की तेज़ चमकदार और चुभती हुई धूप फैली हुई दिखाई देती थी। लिहाजा मैं एक सायादार दरख्त के नीचे आ बैठा और मौके पर मौजूद लोगों के बयानात लेने लगा। सबसे पहले मैंने कबीर शाह से पूछताछ की। कबीर शाह की उम्र 25 और 30 के दरमियान होगी। वो एक वजीहा और शकील शख्स था, दराज कामत, मजबूत बदन और सेहत काबिल रश्क। मुझे पता चला कि वो फौज में भर्ती था और आजकल छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। कबीर शाह वही शख्स था जिसने इस अंधोनाक वाक़ये की इत्तला थाने पहुंचाई थी। इस ज़ईफ़ जोड़ी की लाशों को सबसे पहले इसी ने देखा था। वाक़यात के मुताबिक कबीर शाह मॉर्निंग वॉक का आदी था। गांव देहात में तकरीबन सभी लोग अलग सुबह उठने के आदी होते हैं। ये अलग बात है कि सुबह उठकर काम काज में लग जाना या बाकायदा मॉर्निंग वॉक पर निकलना दो मुख्तलिफ मसरूफियात हैं। बहरहाल इस सुबह भी कबीर शाह अपने मामूल के मुताबिक सैर के लिए घर से निकला था और उसका कुत्ता भी हमरा था। जब वो दोनों खिज़र अली के घर के करीब पहुंचे तो कबीर शाह के कुत्ते ने पुरस्कार अंदाज में भौंकना शुरू कर दिया। कबीर शाह अपने कुत्ते की एक एक अदा और एक एक आदत से बखूबी वाकिफ था। उसने इशारों की ज़बान में अपने कुत्ते से भौंकने का सबब पूछा तो वो जवाब में खिज़र अली के दरवाजे की जानिब पड़ गया। कबीर शाह ने इसकी तकलीद में कदम बढ़ाए और फिर इसकी आंखों ने वो लर्जा खेज मंजर देखा था जिसमें 2 गर्दनें कटे इंसान चारपाइयों पर मुर्दा पड़े थे। इस हौलनाक मंजर ने उसे वहशत ज़दा कर दिया और वो सहर खेजी को भूल कर लोगों को ये इत्तला फराहम करने में मसरूफ़ हो गया कि मौज़े जलालपुर में दोहरे कत्ल की एक खौफनाक वारदात हो गई है। थोड़ी ही देर में दर्जन भर अफराद खिज़र अली के घर में जमा हो गए और मुख्तलिफ़ किस्म की कयास आराइयाँ करने लगे। ताहम एक नुक्ते पर वो सब हैरत ज़दा थे कि इन बेचारे मियाँ बीवी को किसी ने क्यों कत्ल कर दिया। जब कुछ भी किसी की समझ में ना आया तो किसी बूढ़े ने मशवरा दिया कि इस वाक़ये की इत्तला थाने तक पहुँचानी चाहिए। लाशों को कबीर शाह ने दरियाफ्त किया था, लिहाजा ये जिम्मेदारी भी उसी को सौंपी गई और वो सीधा मेरे पास आया था। थाना मेन रोड पर वाक़ था। ये मेन रोड एक नीम पुख्ता सड़क थी जिस पर इक्का दुक्का बसें और वैगनें चलती थीं। अलबत्ता बैलगाड़ियाँ और टांगे वगैरह खूब नज़र आते थे। इस नीम पुख्ता सड़क पर अगर मशरिक़ की जानिब 25 मील सफ़र किया जाता तो लाइलपुर, जिसे कि अब फैसलाबाद कहा जाता है, और उसके बाद मौज़े जलालपुर मेरे थाने से शुमाल की सिमत सिर्फ आधे मील के फासले पर वाक़ थे।
थाने के मगरबी जानिब एक प्राइमरी स्कूल था और मशरक की तरफ जलालपुर का बस स्टॉप। थाना बस स्टॉप और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के दरमियान वाक़ था। थाने की अगबी सिमत जलालपुर गांव तक खेतों का वसी और अरीज सिलसिला फैला हुआ था। ये तफसील बयान करने का मकसद ये है कि आप मौज़े जलालपुर के फ़िज़ाई मिजाज और महल वक़ूअ से अच्छी तरह आगाह हो जाएं। कबीर शाह जब इस वारदात की इत्तला लेकर मेरे पास पहुंचा तो मैंने इससे नहायत ही मुख्तसर गुफ्तगू की थी। इस वक्त जाए वक़ूअ पर पहुंचने की जल्दी थी और अब मैं जाए वक़ूअ पर ही था। मैंने कबीर शाह से पूछा, शाह जी कितने दिन की छुट्टी पर आए हैं आप? 1 माह, उसने जवाब दिया, और यह भी बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर शादी का मामला न होता तो शायद इतने दिन की छुट्टी मंजूर न होती। मैंने चौंक कर पूछा, शादी का क्या मामला है शाह जी? मेरी शादी हो रही है जनाब, वो फखरिया लहजे में बोला। आइंदा जुमे को निकाह है। 4 छुट्टियां गुजर गईं, 26 बाकी हैं। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की और कहा, जभी मॉर्निंग वॉक पर इतना जोर है। ये तो मेरी पुरानी आदत है जनाब, वो कदरे झेंपे हुए लहजे में बोला। मैंने कहा, ये मौका ऐसा तो नहीं कि मैं पुरजोश अंदाज में आपको शादी की मुबारकबाद दूं। बहरहाल मेरी तरफ से आपको शादी मुबारक हो। शुक्रिया थानेदार साहब, वो अफसरदा लहजे में बोला। मैंने पूछा, शाह जी फौज में रैंक क्या है आपका? मैं लांस नाइक हूँ जनाब। आपने बताया कि अपने कुत्ते के भौंकने पर आप असगर अली के घर की तरफ मुतवज्जा हुए थे। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा, क्या आप घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे या दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, अगर दरवाज़ा बंद होता तो शायद मैं कुत्ते के भौंकने पर इतनी तवज्जो ना देता और इसे अपने साथ आगे बढ़ा ले जाता। लेकिन जब मैंने कुत्ते की तवज्जो दिलाने पर इस सिमत में देखा तो खिज़र अली का घर दरवाज़ा चौपट खुला हुआ दिखाई दिया और इस खुले हुए दरवाजे में से चारपाइयों के मंजर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिर जब मैंने चारपाइयों के नज़दीक जाकर देखा तो सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो गई। इसके बाद ही मैंने गांव के लोगों को यहाँ जमा कर लिया था। फिर मैं इस खूंरेज़ वारदात की इतला देने आपके पास थाने गया था। आपने चारपाइयों को या इनकी लाशों को छूने की कोशिश तो नहीं की? उसके खामोश होने पर मैंने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो कतईयत से बोला। इसका जवाब मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मैंने इस्तफसार किया, आपके ख्याल में इन ज़ईफ़ मियाँ बीवी को किसने कत्ल किया होगा? ये तो बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सवाल है जनाब, वो अपनी पेशानी को मसलते हुए बोला, और मुझे उम्मीद नहीं कि इस गांव का कोई शख्स आपको इस सवाल का जवाब दे। मेरे थाने आने से पहले यहाँ पर जमा लोगों में कयास आराइयाँ हुई थीं। हर एक को इस बात पर हैरत थी कि इन्हें किस पागल के बच्चे ने कत्ल कर दिया। कातिल पागल का बच्चा है या पागल का बाप, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शाह जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। दोहरा कत्ल तो बहरहाल हुआ है और हालात तो शवाहिद से ये बात साबित हो रही है। कातिल सिर्फ और सिर्फ इन्हें मौत के घाट उतारने आया था। उसने रात की तारीकी में बड़ी खामोशी से अपना काम किया और वापस चला गया। इस घर में मौजूद किसी शय को छूने या चुराने की कोशिश नहीं की गई, जो इस बात की निशानदही है कि कातिल एक ख़ास मिशन के तहत ही वहाँ आया था। अगर मुझे पता चल जाए कि इनकी किस किस से दुश्मनी थी तो कातिल का सुराग लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर कबीर शाह की आंखों में देखते हुए पूछा, शाह जी आप इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? यही तो मुश्किल है जनाब, वो बेबसी से कंधे उचकाते हुए बोला। मुझ समेत इस गांव का कोई शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि इन मियाँ बीवी का कोई दुश्मन भी हो सकता है। थाने आने से पहले हम लोग इस हवाले से अच्छी खासी बहस कर चुके हैं, जिसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। वो चंद लम्हात के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, खिज़र अली और इसकी बीवी सलीमा इंतहाई सुलझू और अमन पसंद लोग थे, अपने काम से काम रखने वाले। वो लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं थे और इनके गांव वालों से जिस हद तक भी मरासिम थे, इसे दोस्ताना ताल्लुकात ही कहा जा सकता है। ना वो किसी के दुश्मन थे और ना ही कोई उनका दुश्मन था। शाह जी अगरचे आपने बड़ी सीधी और वाक़ियाती बात की है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आपके इस तज्ज़िये को गांव वालों की तायद भी हासिल है, लेकिन फिर भी मैं इस थ्योरी या इस सूरत हालात से इत्तेफाक करने को तैयार नहीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद इजाफ़ा करते हुए कहा,
अगर इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी या कोई इनका दुश्मन नहीं था तो फिर इन्हें कत्ल होने के बजाय तभी मौत मरना चाहिए था। ये लर्जा खेज वाक़या तो इस अमर की दलील है कि कोई ना कोई शख्स इन मियाँ बीवी से शदीद नफरत करता था और इसी नफरत के नतीजे में बड़ी बेदर्दी से इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसा कारनामा कोई दुश्मन ही सरअंजाम दे सकता है। थानेदार साहब, आपकी बात में वजन है, कबीर शाह ने पुरसोच अंदाज में कहा। मैं मानता हूँ आप गलत नहीं कह रहे। कोई दोस्त अपने किसी दोस्त को इतनी इतनी संगदिली के साथ और बेरहमी के साथ मौत के मुंह में नहीं धकेलता। सवाल ये पैदा होता है कि आप इनके दुश्मन को कहाँ तलाश करेंगे। इस गांव से मिलना तो मुमकिन नहीं। शुक्र है शाह जी, आपने गांव की शर्त लगा दी, मैंने मायना खेज लहजे में कहा। अगर आप ये कह देते कि इनकी कोई दुश्मनी कहीं भी तलाश नहीं की जा सकती तो मुझे आपकी जहनी सेहत पर शक होने लगता और इसके साथ ही आपकी लांस नाइकी पर भी। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर दोस्ताना अंदाज में कहा, बहरहाल शाहजी, अगर खिज़िर और इसकी बीवी का कोई दुश्मन मुझे जलालपुर में ना मिला तो मैं इसे गांव से बाहर भी तलाश करने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मैं कातिल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, वो दुआया अंदाज में बोला। मेरी भी शिद्दत से यही ख्वाहिश है कि इन बेचारों का कातिल जल्द से जल्द इबरतनाक सज़ा पाए। आमीन, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, मैंने तहे दिल से कहा। मज़ीद 2-4 सवालात के बाद मैंने कबीर शाह को फारिग कर दिया। मकतूलीन के घर में इस वक्त और लोग भी मौजूद थे और गाहे बगाहे हमारी जानिब देख रहे थे। मैंने कबीर शाह को फारिग करने के बाद इन्हें बारी बारी अपने पास बुलाया और ज़रूरी पूछगछ की, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा बरामद न हो सका। इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया। कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं था कि जलालपुर में इनका कोई दुश्मन है। कोई इनके किसी से झगड़े या लड़ाई का भी गवाह नहीं था। एक ज़हीफ जोड़ा जो इतने अमन और आतिशी से गांव में रह रहा था, इसे अचानक कत्ल कर दिया गया। ये एक हैरत अंगेज़ और तशवीशनाक वाक़या था। इस गांव में लगभग 150 घर होंगे, लेकिन इन मियाँ बीवी की किसी घर के किसी फर्द से कोई नाराज़गी या दुश्मनी नहीं थी। तो फिर इनका ऐसा हसरतनाक अंजाम क्यों हुआ? मुझे पता चला था कि मकतूल खिज़िर खेती बाड़ी के मामलात में 2 अफराद से भी मदद लिया करता था। वो दोनों भी वहाँ मौजूद थे। इन खेत मजदूरों में से एक का नाम सफदर और दूसरे का हारून था। सफदर की उम्र 45 साल होगी, जबकि हारून 30 के करीब दिखाई देता था। मैंने इन दोनों से भी पूछताछ की क्योंकि वो दोनों मकतूलीन के ज़्यादा करीब नज़र आते थे। सफदर को कोई ज़रूरी काम था, लिहाजा मैंने उससे चंद सवालात के बाद जाने की इजाज़त दे दी और हारून से सवालात का सिलसिला जारी रखा। हारून मजबूत जिस्म का मालिक एक जफ़ाकश शख्स था। इन दोनों मियाँ बीवी के बहीमाना कत्ल ने इसे खासा अफसरदा कर दिया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में इससे पूछा, हारून, तुम्हें जलालपुर में रहते हुए कितना अरसा हुआ है? जनाब, मैं यहीं की पैदावार हूँ। इसका मतलब, इसने जवाब दिया और इसी गांव में आँख खोली थी और अब तक की सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजर रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप भी इधर के रहने वाले थे, उसने तस्सीह करने वाले अंदाज में कहा। अल्लाह बख्शे, अब तो वो दोनों मरहूम हो चुके हैं। ओह, मैंने अफसोसाना अंदाज में कहा। क्या तुम्हें मालूम है खिज़र अली और उसकी बीवी भी जलालपुर ही के रहने वाले थे या कहीं और से आकर यहाँ बस गए थे? हारून ने जवाब दिया, जनाब, मैंने जब से होश संभाला है इन्हें जलालपुर में ही देखा है। अगर मेरा पैदा होने से पहले वो कहीं और से आए हों तो मुझे इसकी कोई खबर नहीं। हमारे गांव के सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ शख्स का नाम करमदीन है। वो 90 का हिस्सा अबूर कर चुका है। इस गांव की तारीख इससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। आप बाबा करमू से खिज़र और उसकी घरवाली के बारे में मालूम कर सकते हैं। बात ख़त्म करने के बाद इसने मुझे करमू बाबा के घर की लोकेशन भी समझा दी। इस ज़ईफ़ुल उम्र शख्स के घर की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि उसके घर के सामने कुआं मौजूद था और कुएं के नज़दीक ही टहली का एक बड़ा दरख्त भी था, जिसकी वजह से वो टहली वाला खो मशहूर था। ये एक जारी कुआं था और लोग बवक्त ज़रूरत इस कुएं से पानी निकाला करते थे। मैंने हारून से कहा, चलो अच्छा है कि तुमने मुझे करमू बाबा के बारे में बता दिया। अब अगर मैं ज़रूरत महसूस करूँगा तो इससे भी मिल लूँगा। बहरहाल
تم بتاؤ کہ خضر علی کے پاس کام کرتے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا، لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں۔ کیا صفدر نے بھی تمہارے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا؟ نہیں جناب، وہ مجھ سے زیادہ پرانا ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پہلے پہل خضر چاچا اکیلا ہی کاشتکاری کرتا تھا، جب تک اس میں ہمت موجود تھی۔ اس نے کسی کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر 7 سال پہلے اس نے صفدر کو اپنی مدد کے لیے رکھ لیا۔ پھر مزید 2 سال گزرنے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آج کل خضر چاچا کا کام صرف نگرانی اور ہدایت جاری کرنا رہ گیا تھا۔ کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے سارے معاملات ہم دونوں ہی دیکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، یہ سوال میں نے ہر شخص سے کیا ہے اور سب نے ایک سا جواب دیا۔ پتہ نہیں تم کیا بتاتے ہو؟ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا تو اس نے جلدی سے پوچھ لیا، کون سا سوال جناب؟ یہ سوال کہ خضر علی اور سلیمہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جناب، کم سے کم جلال پور کی حد تک تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یہاں پر ان دونوں میں سے کسی کی بھی کوئی ہلکی پھلکی بھی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے قاتل کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے۔ یہ سوال میں نے اتنی بے ساختگی سے پوچھا کہ وہ بوکھلا گیا اور جلدی سے بولا، جناب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو ہارون، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جس کسی نے بھی اس ضعیف جوڑے کو موت کے منہ میں پھینکا ہے وہ ان کا دوست، ہمدرد یا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ ان کا جانی دشمن تھا، لہٰذا اس نے بڑی بے دردی سے ان کی جان لے لی۔ اب تک کی پوچھ گچھ سے مجھے پتہ چلا کہ یہاں جلال پور میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ یہ دونوں اناج کی طرح زمین سے اگے ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار ہوگا، اگر یہاں نہیں تو کہیں اور، کسی دوسرے گاؤں میں، کسی دوسرے علاقے میں۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کرمو بابا سے مل لیں تو آپ کو اپنے اس سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ کرمو بابا سے ملنے کی میں شدت سے ضرورت محسوس کر رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا ٹاہلی والے کھو کی طرف ہی جاؤں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھ لیا، کیا تم مقتولین کی اولاد وغیرہ کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہو؟ وہ بے اولاد تھے، ہارون مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کبھی خضر چاچا کو اپنی اولاد یا کسی اور رشتہ دار کے بارے میں بات کرتے نہیں سنا، اور نہ ہی اس گھر میں کسی مہمان وغیرہ کو آتے دیکھا ہے۔ میرے خیال میں ان دونوں کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی، پھر پوچھا، خضر کی 4 ایکڑ زمین کی لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن کا لفظ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو میں نے آسان الفاظ میں اپنے سوال کی وضاحت کر دی۔ یہ سوال میں نے ایک خاص مقصد کے تحت ہارون سے پوچھا تھا۔ دراصل زن، زر اور زمین ایسے نازک موضوعات ہیں کہ ان معاملات میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات کوئی انتہائی غیر اہم اور معمولی سی بات بھی کسی بہت بڑی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ مجھ پر خضر علی اور اس کی بیوی سلیمہ کی زندگی کے جو گوشے اب تک مجھ پر واضح ہو چکے تھے، ان کی روشنی میں دوہرے قتل کی یہ واردات زن اور زر سے مبرہ نظر آتی تھی، لہٰذا میرا فوکس خود بخود زمین پر ٹھہر گیا تھا۔ اس واردات کے پیچھے زمین کا حصول بھی کار فرما ہو سکتا تھا۔ ہارون نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، خضر چاچا کی 4 ایکڑ زمین نہر کے کنارے سے لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی زرخیزی کا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس مختصر سے قطعہ اراضی کے ایک پہلو میں صدیق مہر کی زمین واقع ہے۔ صدیق مہر ایک چھوٹا زمیندار ہے اور اس کی زمین لگ بھگ 25 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوسری جانب چودھری سرور علی کی زمین کی بھی شروعات ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب کی اراضی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، بلکہ اس کا پھیلاؤ تو آس پاس کے دوسرے گاؤں کی زمینوں تک ہے۔ چودھری صاحب اس گاؤں کے مالک و مختار ہیں۔ میں چودھری سرور علی کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک ملنسار، ہمدرد اور معقول چودھری تھا۔ میں اس سے کئی مرتبہ مل بھی چکا تھا، ہمارے درمیان اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ ہارون کے جواب نے میرے ذہن میں موجود خدشے کو خاصی تقویت دی تھی۔
एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हर शय को तनकीदी निगाह से देखना मेरी आदत सी बन गई है और ये आदत अक्सर औकात सूदमंद ही साबित होती है। दरअसल तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है, लिहाजा मैंने फौरी तौर पर अपने जहन में चौधरी सरवर अली और सिद्दीक महर के नामों पर दायरा लगा दिया। किसी मुनासिब और ज़रूरी मौके पर इन्हें चेक किया जा सकता था, कम ही सही, मगर इस अम्र के इम्कानात बहरहाल मौजूद थे कि इन दोनों में से कोई खिज़िर की ज़मीन पर निगाहें लगाए बैठा हो। इसी तनाजुर में मैंने हारून से पूछ लिया, ज़रा सोच कर बताओ, क्या कभी किसी ने खिज़िर चाचा की ज़मीन खरीदने की बात भी की थी? मेरा इशारा चौधरी साहब और सिद्दीक महर की तरफ है। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, कुछ अरसे पहले तक सिद्दीक महर खिज़िर चाचा के पीछे पड़ा रहा था कि वो अपने 4 एकड़ इसके हाथ फरोख्त कर दे। इस ज़मीन के लिए वो खिज़िर चाचा को मुँह मांगी कीमत भी देने को तैयार था, लेकिन चाचा किसी भी सूरत ज़मीन बेचने के लिए राज़ी ना हुआ। सिद्दीक महर ने यहाँ तक भी पेशकश की कि अगर चाचा रकम लेने पर आमादा नहीं तो वो इस 4 एकड़ के बदले में इसी दूसरी जगह 8 एकड़ देने को तैयार है, मगर खिज़िर चाचा ने इसकी एक न मानी। सिद्दीक महर थक कर खामोश हो गया। और चौधरी साहब के बारे में क्या कहते हो? मैंने तीखे लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी चौधरी साहब ने ऐसी कोई कोशिश की है। मैंने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा और हारून को फारिग कर दिया। इसके साथ ही मैंने अपने जहन में मौजूद सिद्दीक महर के नाम पर डबल सर्कल लगा दिया और फैसला किया कि इस वारदात की तफ्तीश में इसे भी शामिल रखूंगा। मौके पर मौजूद अफराद के बयानात मुकम्मल हो चुके थे, इसलिए मैंने चंद मोतबर लोगों की मौजूदगी में मकतूलीन के घर के कमरों पर सरकारी ताले लगा दिए और वहां से रुखसत होने का इरादा किया। मुझे देखकर नज़र हुसैन मेरे नज़दीक आया और पूछने लगा, थानेदार साहब, आपने घर के तीनों कमरों पर सरकारी ताले डाल दिए हैं, घर के दाखिली दरवाजे के बारे में क्या सोचा है? नज़र हुसैन मकतूलीन का पड़ोसी था। मैंने इसका भी तवील इंटरव्यू किया था और काम की कोई बात सामने नहीं आई थी। कई साल पहले नज़र हुसैन इनके पड़ोस में आकर आबाद हुआ था। वो दोनों मियाँ बीवी पहले से वहाँ रह रहे थे। खिज़िर और सलीमा के बारे में इसके भी वही ख्यालात थे जिन ख्यालात का इजहार दीगर अफराद ने किया था। मैंने इससे सवाल के जवाब में कहा, जाहिर है घर के बैरूनी दरवाजे पर भी सरकारी ताला ही लगेगा, फिर इस बेचारी भैंस का क्या होगा? वो सवालिया अंदाज में बोला। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ नज़र हुसैन, मैंने इसके हवाले से ये फैसला किया है कि जब तक इस केस की कोई वाज़ेह शक्ल निकल कर सामने नहीं आ जाती, ये भैंस तुम्हारी तहवील में रहेगी और इस तहवील की 2 सूरतें हैं। मैं लम्हे भर के लिए खामोश हुआ तो उसने पूछ लिया, 2 सूरतें कौन सी जनाब? नंबर 1, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम इस भैंस को अपने मवेशियों के साथ रख लो। नंबर 2, ये इधर अपने घर ही में रहे और बैरूनी दरवाजे की चाबी मैं तुम्हें दे दूँ ताकि तुम इसकी मुनासिब देखभाल कर सको। जनाब, मेरे ख्याल में पहली सूरत ही ठीक रहेगी। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं इसे अपने मवेशियों के साथ रख लेता हूँ। घर की चाबी आप मुझे न दें, ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकूँगा, ख़ासतौर पर एक ऐसे घर की जिम्मेदारी जहाँ 2 बंदों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो। एक माकूल बात कर रहा था, इसलिए लिहाजा मैंने इसकी ये बात मान ली। दिन के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा, लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। धूप में ऐसी तेज़ी थी कि लगता था कि ये बर्छियाँ सी बदन में उतर रही हों। मैंने जाए वकुआ से फारिग होने के बाद टहली वाले खोकर रुख किया था। मेरे जहन में यही आया था कि पहली फुर्सत में मुझे करमू बाबा से मुलाकात करनी चाहिए ताकि मकतूलीन की तारीख़ और जोग्राफिए पर कुछ रोशनी पड़ सके। ये बहुत ज़रूरी था। टहली वाला खो इसी गांव यानी जलालपुर ही में वाक़ था, लिहाजा मुझे वहां तक रसाई हासिल करने में ज़्यादा वक्त ना लगा और न ही किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जब मैं मतलूबा मकाम पर पहुंचा तो कुएं पर 3-4 औरतें पानी भर रही थीं। मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में था, लिहाजा मुझे देखकर वो तशवीश में मुब्तला हो गईं और इशारों की ज़बान में एक दूसरे से बातें करने लगीं। मैं सीधा इन्हीं के पास पहुंचा। मुझे अपने सामने देखकर इनके चेहरे मुतग़य्यर हो गए। चेहरों के तासुरात से यही अंदाज़ा होता था जैसे वो बज़बान खामोशी कह रही हों, थानेदार साहब, हमने तो इस बुढ़े को कत्ल नहीं किया, आप हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं?
इससे पहले कि वो घबराहट में कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठी, मैंने ठहरे हुए लहजे में इनसे पूछा, करमू बाबा का घर कौन सा है? इनके चेहरों पर इत्मीनान झलकने लगा। एक ने सामने की जानिब उंगली उठाते हुए लर्जीदा आवाज में बताया, वो घर है बाबा करमू का। मैंने इस घर की तरफ देखा जिधर औरत ने इशारा किया था, फिर शुक्रिया अदा करने वाले अंदाज में अपने सर को असबाती जुम्बिश दी और करमू बाबा के घर की सिमत बढ़ गया। मुझे अपने अकब में सरगोशियाना चेमगोइयों की मखसूस भिनभिनाहट सुनाई दी, लेकिन मैंने इस पर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की और अपने मतलूबा दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। इधर मैंने करमू बाबा के दरवाजे पर दस्तक दी, उधर दरवाज़ा खुल गया। किसी दस्तक का ऐसा फौरी रद्द-ए-अमल आज से पहले मैंने कहीं भी नहीं देखा था। जहन में यही ख्याल आया कि वो शख्स दरवाज़ा खोलने ही वाला होगा कि मैंने दस्तक दे दी और ये इत्तेफाक पैदा हो गया। बहरहाल मैंने दरवाजे में खड़े हुए शख्स का बगौर जायज़ा लिया।